नमस्कार। सीधे कुंभ से कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं दीपाली सिंह। प्रयागराज में आयोजित हो रहा भव्य और दिव्य कुंभ अपनी धार्मिक यात्रा पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। 5 पवित्र स्नानों को सफलतापूर्वक संपन्न कराते हुए इस कुंभ में अंतिम स्नान महाशिवरात्रि पर्व पर आयोजित किया जाएगा। कुंभ में लगातार जो श्रद्धालु हैं, संत महात्माओं के आने का सिलसिला जो है वो जारी है। इस बार के कुंभ में धर्म, अध्यात्म और संस्कृतियों के संगम के साथ ही मानव सेवा परमो धर्म का अनुसरण करते हुए सामाजिक संदेश देते हुए अनेक तरह के सामाजिक जागरूकता के कार्यक्रम इस कुंभ मेला क्षेत्र में आयोजित किए जा रहे हैं। और इस बार के कुंभ की अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ आने वाले साधु संत महात्मा सैलानियों के साथ ही साथ जो देशी विदेशी सैलानी है वो भी इसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं और वो अपने साथ यहाँ से कुंभ की अविस्मरणीय यादों को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। उनके चेहरे पर एक संतुष्टि के भाव नजर आ रहे हैं जो दूसरे लोगों को भी चलो कुंभ चले का संदेश दे रहे हैं। तो सर्व सिद्धि प्रदः कुंभ को चरितार्थ करता हुआ यह कुंभ सही मायने में भव्य और दिव्य हो रहा है। तो आज अपने इस कार्यक्रम में हम कुंभ के विभिन्न पक्षों के साथ ही ज्योतिष विज्ञान के साथ इसका क्या संबंध है, इस पर अपने मेहमान लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर विपिन पांडे जी से बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्योंकि आप ज्योतिष विज्ञान से जुड़े हैं तो सबसे पहला प्रश्न आपसे ये जानना चाहेंगे कि कुंभ और जो ज्योतिष है इसका आपस में क्या संबंध है? देखिए, ज्योतिष जो है काल विधान शास्त्र है, समय के निर्धारण का शास्त्र है और कुंभ के लिए एक समय निर्धारित होता है। जो समय होता है उसी पे कुंभ किया जाता है। तो कुंभ के समय के निर्धारण के लिए ज्योतिष का प्रयोग होता है। ज्योतिष के ही द्वारा जब ग्रह स्थितियां होती हैं, जब बृहस्पति वृश्चिक राशि में होते हैं, जब सूर्य मकर राशि में होते हैं, चंद्रमा मकर राशि में होते हैं, ऐसी स्थिति में कुंभ की शुरुआत होती है। प्रयाग में अर्ध कुंभ की शुरुआत होती है। ऐसे ही पूर्ण कुंभ की बात है तो जब वृष राशि में बृहस्पति होते हैं, सूर्य मकर राशि में होते हैं, चंद्रमा मकर राशि में होते हैं तो पूर्ण कुंभ होता है। तो यह जो समय का निर्धारण है, चूंकि ज्योतिष जो है ग्रहों की गति के आधार पर समय का निर्धारण करता है और यह कुंभ जो है कुंभ का समय निर्धारित होता है, तो ज्योतिष ही कुंभ के समय का निर्धारण करता है। तो यह ज्योतिष और कुंभ में यही संबंध है कि कुंभ के समय का निर्धारण ज्योतिष से ही स्पष्ट होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी के साथ हमें दर्शकों को बता दें कि कुंभ मेला क्षेत्र में अनेक तरह की गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं जिनकी झलकियां हम आपको दिखाते हैं। प्रयागराज कुंभ में विभिन्न देशों के राजनयिक, अधिकारी और विशेषज्ञ पहुंचे हुए हैं। उन्होंने परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद सरस्वती से भारतीय संस्कृति, संस्कार, आध्यात्म, वाटर सैनिटेशन, हाइजीन, जलवायु परिवर्तन, नदियों और पर्यावरण के संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा की। उन्होंने देखा कि वैदिक चर्चा के साथ ही कुंभ मेले में भारत को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए लोगों को टॉयलेट कैफेटेरिया के माध्यम से शौचालय के प्रयोग का संदेश दिया जा रहा है। प्रयागराज संगम केवल नदियों का ही नहीं बल्कि विश्व की विभिन्न संस्कृतियों और विश्व के तमाम लोगों का भी संगम बनकर उभर रहा है। संगम आरती में शामिल हुए इन सभी राजनयिक, अधिकारियों और विशेषज्ञों को पर्यावरण, जल और धरा को स्वच्छ रखने का संकल्प भी कराया गया। राजनयिकों और अन्य अतिथियों ने शाम को संगम पर वैदिक मंत्रोच्चारण से आरती की। उसी मंच पर राष्ट्रगान गाया और उसके बाद इन विशिष्ट अतिथियों ने गंगा नदी पर लगे उन सफाई कर्मियों को सम्मानित भी किया जो हर रोज गंगा के घाटों की साफ सफाई करते हैं। कुंभ को स्वस्थ कुंभ और स्वच्छ कुंभ बनाने के लिए इस बार आधुनिक तकनीक का भी प्रयोग किया जा रहा है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ सिंह ने कुंभ मेला क्षेत्र के मीडिया सेंटर में कहा, अब की बार कुंभ के अंदर जो एक नया बेंचमार्क बना है कि इतना बड़ा मेला
सफाई की दृष्टि से उसमें स्वच्छता का एक नया बेंचमार्क, एक नया उसकी एक नए कीर्ति बन सकती है, उसको देखते हुए एक फीडबैक किया। प्रधानमंत्री जी की जो एक कल्पना थी और उसको साकार करने में हमारे मुख्यमंत्री जी का जो आशीर्वाद था, मार्गदर्शन था, जो बुलाकर भी कहा था कि आप इसको स्वस्थ और स्वच्छ कुंभ बनाएं। हमने 3 चीजों का लक्ष्य रखा था। वो था कि इस कुंभ के अंदर कहीं हमें स्वच्छ कुंभ बनाना है तो उसको ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना होगा, उसको गार्बेज फ्री बनाना होगा और उसको ओडोर जो महक आती है उससे उसको मुक्त करना होगा। तो ये 3 चीजों से मुक्ति मिलेगी तो ये स्वच्छ कुंभ दिखेगा। कि इस बार कुंभ को खुले में शौच मुक्त, कूड़ा मुक्त और दुर्गंध मुक्त बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किए गए और उसका परिणाम है कि पूरे मेला क्षेत्र में स्वच्छता नजर आ रही है। राजीव चतुर्वेदी, दूरदर्शन समाचार। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। स्वस्थ बच्चा सुखी बचपन, मुगली घुट्टी 555। विराम के बाद कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आपको ले चलते हैं सीधे कुंभ मेला क्षेत्र, जहां पे हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ल हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आशुतोष जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल आशुतोष जी। बिल्कुल दीपाली, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी आशुतोष जी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुंभ मेला क्षेत्र में आएंगे, उसको लेकर के किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? देखिए दीपाली, जिस तरह से कल प्रधानमंत्री का यहाँ पर दौरा होने वाला है, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण दौरा होगा, क्योंकि जिस तरह से इस दिव्य कुंभ को बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने संकल्प व्यक्त किया था, दिसंबर महीने में यहाँ पर आए थे, संगम के तट पर ही मां गंगा की आरती की थी और साथ में कामना की थी कि यह कुंभ जो है एक ऐसा कुंभ होना चाहिए जो अविस्मरणीय हो और वैश्विक हो। इस कुंभ की जो पौराणिकता है, जो इस सनातन धर्म में इसका महत्व है, इसका संदेश जो है पूरी दुनिया में दूर दूर तक जाना चाहिए। ये उन्होंने एक कल्पना जो व्यक्त की थी, यह कल्पना पूर्ण होती दिखाई दे रही है। और जबकि ये 25-21 करोड़ से अधिक लोग इस कुंभ में अंतिम स्नान महाशिवरात्रि के पहले यहाँ पर स्नान कर चुके हैं, तो निश्चित रूप से अब इस स्नान में प्रधानमंत्री भी शरीक होकर के निश्चित रूप से मां गंगा को फिर से एक बार उनकी कृपा के लिए धन्यवाद देना चाहते होंगे कि यहाँ पर जिस तरह की उन्होंने कामना की थी, जिस तरह का उन्होंने कल्पना की थी, वह कहीं न कहीं पूरा हो रहा है। आप हमारे साथ देख सकते हैं कि संगम तट पर इस वक्त जो है कल प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारी के लिए यहाँ पर कुछ विशेष व्यवस्था की जा रही है। प्रधानमंत्री यहाँ पर गंगा पूजन करेंगे और जिस तरह से पूरे मेला क्षेत्र में स्वच्छता की बात उभर करके आई है, प्रधानमंत्री उन स्वच्छता ग्राहियों में कुछ को जिन्होंने बेहतर काम किया है उनको यहाँ पर पुरस्कृत भी करेंगे और साथ में स्वच्छता का उनका पूरे देश में जो संकल्प है उसको भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे पीछे दीपाली देख सकती हैं, इस वक्त एक भगवा ध्वज फहरा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ यहाँ पर स्वयंसेवक आए हुए हैं जिन्होंने मां गंगा में स्नान किया है। पूजा अर्चना के बाद जो है उन्होंने ध्वजा यहाँ पर फहराई है और साथ में शाखा लगा करके यहाँ पर अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, राष्ट्रगान कर रहे हैं और वंदे मातरम के जय लगा रहे हैं। गंगा माता और साथ में राष्ट्रीयता का जो अटूट संगम है, उस संगम को कहीं न कहीं यहाँ पर पुष्ट करने की कोशिश की जा रही है। और हमारे साथ अनेक श्रद्धालु भी हैं जो विभिन्न जगहों से आए हुए हैं, जो लगातार श्रद्धालुओं का इस संगम तट पर आना जारी है। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग सारे 10 लोग कर्नाटक से आए हुए हैं। तो पहली बार गंगा में ऐसे हमने नहाया, तो सेफ्टी, स्वच्छता, सब कुछ इतने अच्छे से अरेंजमेंट किया हुआ है, इतनी कल्पना तो हमने किया नहीं था। तो बहुत ही खुशी हुई है योगी जी के राज पे सब कुछ, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। बिल्कुल दीपाली, जैसा कि आप देख रही हैं कि केवल उत्तर प्रदेश और अगल बगल के प्रदेशों के ही नहीं बल्कि सुदूर दक्षिण से भी, भारत के कोने कोने से जब ये कहा जाता है तो भारत के कोने कोने से लोग पधारे हैं। आप कहाँ से आई हैं? कर्नाटका से। आप भी क्या लगा आपको कुंभ में आकर? बहुत अच्छा लगा, बहुत क्लीन है एंड अरेंजमेंट तो बहुत अच्छा ही है
and cleanliness of Ganga is very nice and very clean. Ganga is very clean. बिल्कुल, गंगा के बारे में जो कल्पना थी बीते कुछ दिनों में, जिस तरह से गंगा मैली हो गई थी, उसको लेकर के प्रधानमंत्री ने अपने शासनकाल में आने के बाद निर्मल और स्वच्छ गंगा का जो वादा किया था, आज संगम के तट पर श्रद्धालुओं को वह निर्मल और स्वच्छ गंगा मिल रही है। और जिस गंगा की चाह में वो दूर देश से चल करके यहाँ पर आते हैं, उनको वह निर्मल गंगा मिलती है। कितनी गंगा आपको निर्मल मिली, कितना कुंभ क्षेत्र आपको साफ मिला? जो 4 साल पहले से बोल रहे थे कि गंगा को साफ करना है और इतना काम किया गया मोदी सरकार के भीतर, तो इतना साफ गंगा हमको मिली है कि हम लोग ये कभी सोच नहीं सकते कि इतना साफ गंगा हमें नहा सकते थे। we have been very thankful to Narendra Modi sir that the Ganga is very clean and we can have a very good visit to Prayag and Divya Kumbh this time. Thank you so much. बिल्कुल, ये दूर देश से आने वाले श्रद्धालु हैं जो इस संगम के और इस सनातन धर्म की पौराणिकता को, उन्हें कुंभ क्षेत्र साफ मिला और परिवहन की अच्छी सुविधाएं मिली। इन्हीं सारी सुविधाओं के लिए निश्चित रूप से दिव्य कुंभ 2019 अपनी भव्यता की ओर है। मैं आपको एक बार से फिर वह दृश्य दिखाना चाहता हूं जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ लोग यहां पर अपनी शाखा लगाए हुए हैं और इस समय अपना शाखा में अपना गान यहां पर कर रहे हैं। और इस तरह के दृश्य जो है, अभिनव प्रयोग इस पूरे मेला क्षेत्र में लगातार चलते रहे हैं। हर तरीके से हर व्यक्ति ने निर्मल गंगा के लिए कल्पना की, स्वच्छ कुंभ के लिए कल्पना की और साथ में सनातन धर्म के स्थापना जो है, सनातन धर्म का जो मौलिक स्वरूप है, वसुधैव कुटुंबकम का जो मौलिक स्वरूप है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का जो मंत्र है, उसको कहीं न कहीं स्थापित करने की दीपावली यहाँ पर आने वाला हर श्रद्धालु ने किया, क्योंकि ये वह संगम क्षेत्र है, यह वह गंगा है कि जहाँ पर क्षेत्रीय बाधाएं दूर हो जाती हैं, जातीय संकुचन समाप्त हो जाता है और उसके साथ ही अगर कुछ भी दिखाई देता है तो समरसता का समागम दिखाई देता है। जी दीपिका। आशुतोष जी, आपने हमें इतनी जानकारी दी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बातचीत का सिलसिला हम शुरू करेंगे अपने मेहमान डॉक्टर विपिन पांडे जी के साथ। कुंभ जो है वो भारतीय दर्शन के साथ जो भारतीय संस्कार हैं, इनको भी आगे बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम बनकर उभर रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कुंभ में भारत के हर तरह के लोग आते हैं जी। इस पर्व में वृद्धजन भी आते हैं, इस पर्व में बच्चे भी आते हैं, इस पर्व में युवा भी आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं और सब अपनी पूरे भारतवर्ष से, भारत के बाहर के भी लोग आते हैं। तो जहाँ जहाँ से जो भी आते हैं सब अपनी अपनी संस्कृतियाँ लेके आते हैं और सब एक दूसरे से मिलते हैं। इसीलिए कुंभ को मेला भी कहा गया। एक आध्यात्मिक पर्व तो है ही, एक बहुत बड़ा त्योहार तो है ही, लेकिन यह मेला भी है। तो मेला जो है विभिन्न संस्कृतियों का संगम हुआ करता है। तो जैसे प्रयाग में गंगा, यमुना और अव्यक्त सरस्वती जी का संगम है, ऐसे ही प्रयाग में इस समय पूरे देश से, बल्कि कितने 76 देशों से, 176 देश कितने हैं, पूरे दुनिया के इतने देशों से लोग आए हुए हैं और वह लोग आकर के भारत में सब एक दूसरे से परिचय कर रहे हैं, एक दूसरे की संस्कृतियों को भी साझा कर रहे हैं। तो भारत में सब एक दूसरे की संस्कृतियों को साझा करने के कारण यह एक सांस्कृतिक महापर्व भी है। तो कुंभ आध्यात्मिक पर्व तो है ही, जहां बड़े संत आकर के अपने ज्ञान का प्रवचन के द्वारा अपने ज्ञान का विश्लेषण करते हैं, जहां विभिन्न अखाड़े के महात्मा आते हैं, वो अपनी चीजों को बताते हैं, जहां नए सन्यासियों को दीक्षा दी जाती है, वहीं पे ये विभिन्न संस्कृतियों का भी एक महासंगम। सही कहा डॉक्टर पांडे जी आपने कि ये अध्यात्म और धर्म के साथ साथ संस्कृतियों और जो हमारे भारतीय दर्शन है, सभ्यता, इन सब का भी संगम यहाँ कुंभ में हो रहा है। तो अब चलते हैं, हमारे जो संवाददाता हैं आशुतोष शुक्ल और विकास सिंह की कुछ विशेष रिपोर्ट बनाई है, उनको आपको दिखाते हैं। आंकड़े बताते हैं कि प्रयागराज में आयोजित दिव्य कुंभ भव्य कुंभ में महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान से पहले 21 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। ये 21 करोड़ की संख्या या तो सड़क मार्ग से आई, या फिर रेल मार्ग से आई, या फिर हवा मार्ग से आई। लेकिन सबसे बड़ी भूमिका अगर देखी जाए तो इसमें उत्तर मध्य रेलवे की रही, जिसने अपनी विशेष ट्रेनें चलाई। आज कुंभ के इस अंतिम पड़ाव पर हम रेलवे के
वरिष्ठ अधिकारी से जानना चाहते हैं कि आखिर रेलवे ने क्या कुछ किया जिससे श्रद्धालु देश और प्रदेश के विभिन्न कोनों से यहाँ तक आ सके और क्या क्या सुविधाएं उनको दी जिससे वो सुरक्षित वापस जा सके। इस क्रम में हम लोगों ने यहाँ पर एक पूरा नया स्टेशन बना के खड़ा कर दिया। पहले यहाँ पे 9 स्टेशन होते थे, अब 10 हैं। 10वां स्टेशन है प्रयाग घाट, जो कि अत्याधुनिक स्टेशन बना है। हमने जो इलाहाबाद जंक्शन स्टेशन हमारा जो है, जो कि मेन स्टेशन है जिसपे सबसे ज्यादा दबाव रहता है, उस स्टेशन पे एक नया प्लेटफॉर्म बनाया, एक नया फुट ओवर ब्रिज बनाया। एग्जिस्टिंग फुट ओवर ब्रिज, जिसको आप लाइन शाह बाबा फुट ओवर ब्रिज कहते हैं, उसको हम लोगों ने 6 मीटर से 12 मीटर तक चौड़ा किया। हमने एक स्काई वॉक बनाई फुट ओवर ब्रिजेस को आपस में जोड़ने के लिए। और जो हमने यात्री आश्रय बनाए वो पिछली बार के कुंभ से कहीं अधिक बड़े, 100% से अधिक क्षमता वाले और पक्के। इसी के साथ हम लोगों ने सुरक्षा और मेडिकल का अभूतपूर्व प्रबंध किया। 5100 से अधिक हम लोगों ने बाहर से अपने एक्स्ट्रा स्टाफ को बुलवाया, जिसमें से कि 2700 से ऊपर तो आरपीएफ के ही लोग थे, साथ में 1500 लोग जो है हमारे वो कमर्शियल के थे और बाकी और डिपार्टमेंट्स के लोग थे। और साथ ही साथ मेडिकल के लिए हम लोगों ने बाहर से अतिरिक्त डॉक्टरों को बुलवाया काफी बड़ी संख्या में। और इलाहाबाद जंक्शन स्टेशन पे एक हम लोगों ने आकस्मिक पूरा एक अस्पताल बना के खड़ा कर दिया। और आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही कि जो लोग बाहर से भी बीमार होके आए, कि ठंड थी बहुत, उन्होंने वहां पे डुबकी लगाई, किसी को सांस की तकलीफ हुई, किसी को कोई और तकलीफ हुई, उनका भी इलाज हमारे डॉक्टरों ने किया। 20,000 से ज्यादा लोगों को हमारे अलग अलग स्टेशन पे हमारे डॉक्टरों ने अटेंड किया। तो सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने बड़ी चाक चौबंद रखी और उसका रिजल्ट ये हुआ कि और ईश्वर की कृपा तो रहती है कि इतने सारे स्नान निकल गए, लेकिन बिल्कुल पत्ता नहीं हिला, बिल्कुल कोई शिकायत की गुंजाइश नहीं हुई। प्रयागराज में आयोजित यह कुंभ जब वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है, खासतौर पर व्यवस्था के दृष्टिकोण से, तो कहीं न कहीं रेलवे की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रेलवे ने न केवल इसे अपना दायित्व समझा, बल्कि इसे सेवा और भक्ति से जोड़ करके यात्रियों और श्रद्धालुओं की सेवा की। और यही कारण है कि जब 21 करोड़ से अधिक की जनता आकर के संगम में, पवित्र संगम में डुबकी लगाती है, तो निश्चित रूप से रेल उनके घर से ले आई और रेल उनके घर तक छोड़ आई। प्रयागराज कुंभ मेले के दौरान भारतीय संस्कृति को लोगों को सामने तक ले आने के लिए संस्कृति विभाग ने अनेक प्रबंध किए हैं। पूरे प्रयागराज में इस तरह से स्टॉल बनाए गए हैं जहां पर विभिन्न संस्कृतियों के विभिन्न लोक कलाकारों द्वारा जो है अपनी प्रस्तुति दी जा रही है। और इस पूरे मेले में आए हुए श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह मनोरंजन की भी व्यवस्था की गई है। चुपके से कह गई पायल, आए से कह गई पायल। अनेक प्रकार की टीमें आती हैं, जैसे लोकगीत है, नाटक है, कल्चरल टीमें भी हैं, जो स्वस्थ मनोरंजन के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार की जन कल्याणकारी जो योजनाएं हमारे बीच में चल रही हैं, वो हम अपने साथी कलाकार हम अपने गीत संगीत के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, और काफ़ी यहाँ पे सुविधाएं भी हैं और बाकी चीज़ें भी सब अच्छी हैं। 20 मंच हमारे जो नुक्कड़ नाटक के जो 20 मंच बने हैं, वो प्रयागराज में 20 मंच बना हुआ है। एक मंच पर आप इस समय भी खड़े हैं। पंडाल में भी मेरे बड़े बड़े मंच जो हैं, बड़े मंच को बड़े कलाकारों का है। छोटे मंच जो बनाए गए हैं, इसमें छोटे कलाकारों को ग्रामीण क्षेत्र के, ज्यादातर इसमें ग्रामीण क्षेत्र के कलाकारों को मंच दिया गया है। यह कुंभ केवल आध्यात्मिक कुंभ नहीं था, धार्मिक कुंभ नहीं था, बल्कि यह एक संस्कृत का समागम भी था। और अवसर दिया गया संस्कृत विभाग से उन ऐसे लोक कलाकारों को जो अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए कम ही मंच पाते हैं, उन्हें इस कुंभ मेले में अवसर दिया गया, जिससे वे अपनी संस्कृति, अपनी लोक कला को लेकर के देश के विभिन्न कोने से आए हुए श्रद्धालुओं के बीच में जाएं और अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकें। अमरनाथ और सुल्तान अहमद के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज, प्रयागराज। हमारे साथ में प्रदेश सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री सत्यदेव पचौरी जी। आइए आज जानते हैं आज उनसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना कितनी महत्वपूर्ण योजना है और किस तरीके से ये कारगर हो रही है लोगों को रोजगार दिलवाने में। कि जो हमारे परंपरागत उद्यमी हैं, जो गांव में काम करते हैं, जैसे बढ़ई है, लोहार है, सुनार है, कहार है, बेरोजगार भी हो गए, तो उनको फिर से पुनर्जीवित करने के लिए, नए तकनीक के हिसाब से प्रशिक्षित करने के लिए, लोगों को रोजगार के ज्यादा अवसर प्राप्त हो, इसके लिए इस विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 24 जनवरी 2019 को हमारा विभाग लाया है।
और इस विभाग के माध्यम से हमने तय किया कि हम पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में इस प्रकार के काम करने वाली जो कैटेगरीज हैं उसमें कुछ स्थानीय स्तर की कैटेगरीज भी सम्मिलित हैं, जैसे यहाँ की मूज हमने सम्मिलित कर ली। उनको हम प्रशिक्षण देंगे और प्रशिक्षण जब देंगे तो उनको 250 रुपये रोज भत्ता भी देंगे और प्रशिक्षण के बाद हम उनको उपकरण उपलब्ध कराएंगे ताकि वो उपकरण के माध्यम से अपना रोजगार अच्छे ढंग से कर सके। अभी तक हमने 11,250 लोगों को जो आंकड़े आए हैं वितरित कर चुके हैं। हो सकता है इससे ज्यादा भी हो। इतने लोगों को हमने प्रशिक्षण दे दिया है। आज भी यहाँ हम 200 लोगों को कुंभ के मेले में, जहाँ हम कहते हैं कि ये तो धार्मिक स्थली है और हमारा श्रद्धा का केंद्र है, लोग वहाँ भी हम अपने विभाग के माध्यम से लोगों को रोजगार के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हमने जो एक ओडीओपी प्रदर्शनी यहाँ लगाई, हमारे विभाग ने ओडीओपी के नाम से एक प्रदर्शनी लगाई है जिसमें 75 जिलों के 75 उत्पाद हैं। हमने अभी तक उत्तर प्रदेश में 78,000 लोगों को 13,500 करोड़ रुपया उनके जिलों में जाके लोन बांटा है। पहली उत्तर प्रदेश की सरकार है और हमारा विभाग पहला है जो उस जिले में जाकर स्वयं हम लोगों से आवेदन लेते हैं, उनको बैंक से लोन स्वीकृत कराते हैं और स्वीकृत होने के बाद उनको सर्टिफिकेट देते हैं उनकी। प्रयागराज कुंभ में धर्म और आध्यात्म के साथ रोजगार के भी अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं ओडीओपी प्रदर्शनी स्थल पर लोगों को टूल किट वितरित की जा रही है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत यहाँ लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए उन्हें कौशल प्रशिक्षण दिया गया, कौशल विकास का, और उसके बाद उनको अब टूल किट वितरित की जा रही है। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। स्वस्थ बच्चा सुखी बचपन, मुगली घुट्टी 555। एक बार फिर से बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे डॉक्टर पांडे जी के साथ। पांडे जी, कुंभ में जो भी लोग आते हैं, पूजा अर्चना स्नान के साथ ही साथ सरस्वती कूप है, अक्षयवट है और इसके साथ ही साथ जो लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है उसके भी दर्शन पूजन आदि करते हैं। तो इन तीनों का क्या पौराणिक महत्व है और कुंभ में इसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में बताइए। देखें, कुंभ तो मूल रूप से गंगा यमुना और सरस्वती का तीर्थ स्थल है। तीर्थ के साथ अन्य जैसे ये कूप है, जिसकी कूप की बात कर रही हैं, कूप जल का स्रोत होता है। जल जो है ये प्राणी जगत के लिए आवश्यक होता है। कूप, चूंकि उस कूप में ऐसा भी कहा जाता है प्राचीन काल में जैन संतों में वो लोग जब शरीर त्याग करना चाहते थे आकर के उसी में कूद जाते थे और अपने शरीर को छोड़ते थे। तमाम वहाँ पे विरक्ति का दर्शन है, जैन दर्शन। तो जैन दर्शन में ऐसा वो है, प्राचीन साक्ष्यों में आया हुआ है। जहाँ तक अक्षय वट की बात है, यह तो प्राचीन काल से, सृष्टि के प्राचीनतम समय से यह वट वैसे ही है और फैलता चला जा रहा है। आप देखें तो किले में जैसा उसकी फोटो में दिखाया जाता है वैसे भी हम लोग तो देखते ही हैं कि पूरा एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ तक पूरे प्रयाग के किले में वो फैला हुआ है। तो यह महावृक्ष है और इसकी जड़ें एकदम गहराई तक हैं। कहीं कहीं शास्त्रों में आया है कि यह पाताल तक है। और चूंकि यह वृक्ष जो है, ये जो बट वृक्ष होता है, यह सशक्त और सबलता का प्रतीक है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को अगर उसकी विशालता की उपमा जो है हमेशा बट वृक्ष से की जाती है। तो बट वृक्ष विशालता का प्रतीक है और कुंभ विशालतम पर्व है, महापर्व है। इसलिए उससे जुड़ा हुआ यह बट वृक्ष भी है। तो चाहे वो बट वृक्ष हो वहाँ का, चाहे वो कूप हो, यह सब चीजें कुंभ के महात्म्य को बढ़ाती हैं। जहाँ तक धार्मिक आस्था की बात है, जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी का यह स्वरूप, हनुमान जी के अनेक स्वरूप हैं और राम भक्त के रूप में उनकी अपनी पहचान रही है। आधुनिक समय में तो सर्वाधिक पूजा उन्हीं की, सर्वाधिक श्रद्धा उन्हीं की जाती। भारत में अगर सर्वाधिक मंदिर देखे जाएं तो हनुमान जी के ही प्राप्त होंगे।
और सर्वाधिक आराधना भी हनुमान जी की होती है। हनुमान चालीसा का पाठ तो नित्य होता है, लेकिन यह जो लेटे हुए मूर्ति का वो है, इसका अपना अलग महात्म्य है। सामान्यतः मूर्तियां खड़ी होती हैं। शास्त्र अपने वैदिक शास्त्र में, भारतीय ज्योतिष के वास्तु शास्त्र में मूर्ति का अपना वो बताया गया है, विधि बताया गया है। लेकिन यह जो मूर्ति है, जो लेटे हुए हनुमान जी हैं, उनका विशेष महात्म्य है। और चूंकि गंगा जी हर वर्ष आषाढ़ मास, सावन मास में आती हैं और उनको 1 सप्ताह तक स्नान कराती हैं, इसलिए उसका और महत्व हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। इन तीनों ही जो वहाँ पे सरस्वती कूप हो, अक्षय वट हो और चाहे लेटे हनुमान जी के मध्य, इन तीनों की अपनी महत्ता है। तो कुंभ मेला क्षेत्र में अनेक तरह की सांस्कृतिक गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं उनकी कुछ झलकियां। इस बार के कुंभ की बात करें तो इसको भव्य और दिव्य कहा जा रहा है। इस पर आप संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताइए, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित ही इस बार के कुंभ में जो स्वच्छता की स्थिति है, जो उसमें व्यवस्था की स्थिति है, जो लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है, यह अद्भुत है। ऐसा अवर्णनीय है एक तरीके से कहा जाए, इसके लिए शब्द नहीं है। यह देख करके केवल महसूस किया जा सकता है। और 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति का यह स्थान है। 4 आश्रम के लोग, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम हो, चाहे गृहस्थ आश्रम हो, चाहे वानप्रस्थ आश्रम हो, चाहे संन्यास आश्रम हो, हर आश्रम के लोगों का अद्भुत केंद्र है। बिल्कुल सही कहा। आपका हमारे कार्यक्रम में आने और हमसे बातचीत करने डॉक्टर विपिन पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने अवसर दिया मुझे। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि ये कुंभ में एक मिनी भारत के रूप में हम सबको दर्शन करा रहा है, जो देश में नहीं विश्व पटल पर अपनी पहचान छोड़ा है। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीपाली सिंह को दीजिए अनुमति, लेकिन कुंभ समाचारों के लिए बस थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।